हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि फर्स्ट चैप्टर यानी इलेक्ट्रोस्टैट्स, सेकंड चैप्टर कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। अंडरस्टैंड? आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन फर्स्ट टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड charged identical spheres are suspended by two strings of equal length L by a point on wall. Initially, they are distance d very less than L. Initially, they are distance d apart from each other due to mutual repulsion. Now their charge starts leaking. उनका चार्ज लीक होने लग जाता है. Charge starts leaking so that they move towards each other with relative speed v. Then the relation between relative वर्ड हटा देता हूँ बच्चों में. With speed v, then the relation between v and x distance between spheres, speed v. ये जो बच्चों हर every sphere moves with this speed. The relation between v and x distance between spheres is best given by first है बच्चों v is proportional to x raised to the power half. Second है v is proportional to x raised to the power minus half. थर्ड है बच्चों v is proportional to x. फोर्थ है v is proportional to x raised to the power -1. ये बच्चों नीट 2016 का क्वेश्चन है बच्चों. नीट 2016 का क्वेश्चन है. अंडरस्टैंड? क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. मैं फिगर बना देता हूँ एक. दैट इट इज अ पॉइंट ऑन अ वॉल एंड दीज आर द टू स्फीयर्स, आइडेंटिकल स्फीयर्स. ये बच्चों आइडेंटिकल स्फीयर्स है. These are two identical spheres.
अंडरस्टैंड। स्ट्रिंग लेंथ बच्चों एल है और ये इनके बीच का सेपरेशन है, इनिशियल सेपरेशन। इनिशियल सेपरेशन बच्चों लार्ज है। इनिशियल सेपरेशन जो है, ये इनिशियल सेपरेशन ले लेता हूँ मैं डी। इसके बाद बच्चों है जो, इसके बाद दे कम क्लोज, वो पास पास आ जाते हैं। थोड़ा सा, और एल है जो बच्चों लार्ज है। पहले स्टार्टिंग में जो एल है जो लार्ज है, यहाँ एल है जो लार्ज नहीं दिखाई दे रहा बच्चों। मैं इसको, इस फिगर को भी करेक्ट कर देता हूँ। ये सेपरेशन है डी और एल वेरी वेरी ग्रेटर देन डी है इस केस में। इसके बाद दे कम क्लोज, क्योंकि ये वी वेलोसिटी से इधर ट्रेवल कर रहा है, ये वी वेलोसिटी से इधर ट्रेवल कर रहा है, देखिए कम क्लोज। और बच्चों ये जो लेट, ये जो एंगल है, इन दोनों को आप ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। अंडरस्टैंड। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा लेट, ये एंगल थीटा बच्चों एंगल है। अंडरस्टैंड। और लेट ये डिस्टेंस जो है बच्चों, इनके बीच की डिस्टेंस है जो x है बच्चों किसी टाइम पे। ये है जो एट t इक्वस टू टी पे सिचुएशन है और एट t इक्वस टू 0 पे सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज स्टार्ट लीकिंग, मतलब है जो आप कह सकते हो माइनस डी क्यू बाई डी टी इक्वस टू सम कॉन्स्टेंट के। अंडरस्टैंड। तो चार्ज जो लीक होना स्टार्ट होता है माइनस डी क्यू बाई डी टी इक्वस टू के, इस रेट से। या डी क्यू बाई डी टी इक्वस टू माइनस के, आप यूँ कह दो, आप ज़्यादा बेटर है, मोर प्रिसाइजली, मोर एक्यूरेटली डी क्यू बाई डी टी इक्वस टू माइनस के, इस रेट से उसका चार्ज लीक होता है बच्चों। अंडरस्टैंड। और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एस है। हाँ, पहले वो इस सेपरेशन पे, डी सेपरेशन पे थे, उनका चार्ज है जो एक यूनिफॉर्म रेट से इनिशियल दे पार्ट फ्रॉम द टू म्यूचुअल रिलेशन, देन द न्यू चार्ज स्टार्ट लीकिंग विद कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से उनका चार्ज लीक होने लग जाता बच्चों। अंडरस्टैंड। वो कांस्टेंट रेट बच्चों के माइनस के, डी क्यू बाई डी टी इक्वस टू minus k. So they move towards each other with speed v, then the relation between v and x is the separation between them. तो v और x में आपको रिलेशन चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड। अब बच्चों है जो इस वाले स्फीयर के ऊपर ये पॉइंट s है, इसको मैं अगेन बना लेता हूँ। इसके ऊपर फोर्स ऑफ टेंशन, टेंशन के फोर्स है जो बच्चों इन एरो से शो करते हैं। अच्छा, ये स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग है जो मासलेस स्ट्रिंग होने पर बच्चों टेंशन है जो स्ट्रिंग के अंदर है, जो हर पॉइंट के ऊपर टेंशन का जो पेयर होता है, ठीक है ना, वो टेंशन है जो सेम रहता है। यानी ऊपर टेंशन T, ये वाला टेंशन का फोर्स लग रहा है इस स्फीयर के ऊपर, ये वाला टेंशन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे, ये दोनों सेम रहेंगे। अदरवाइज है जो, अगर वो स्ट्रिंग मासलेस नहीं है तो उसके हर पार्ट में जो टेंशन का जो पेयर लगता है, हर पार्ट के अंदर वो डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल है जो स्ट्रिंग के अपर पार्ट के अंदर है जो टेंशन टी डैश है, और नीचे वाले जो पार्ट के अंदर है जो टेंशन है जो टी डबल डैश है। अंडरस्टैंड। तो इस टाइप से सिचुएशन होती है। तो यहाँ टेंशन है जो स्ट्रिंग लाइट होने पर ये वाली सिचुएशन बनती है। अब बच्चों है जो हम स्फीयर के ऊपर फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, तो ये वाला टेंशन तो एस पे लग रहा है, तो इसको तो मैं हटा देता हूँ। अंडरस्टैंड। और हम स्फीयर की बात कर रहे हैं, और ये वाला एंगल है जो बच्चों थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। अंडरस्टैंड। तो फिर बच्चों है जो एक वर्टिकल लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ। दिस वर्टिकल लाइन विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। ये वर्टिकल लाइन है, ये एंगल भी थीटा होगा। अंडरस्टैंड। दीज आर द पैरेलल वर्टिकल लाइंस। अंडरस्टैंड। ये एंगल थीटा है, ये वाली सिचुएशन बच्चों, इसको बनाया मैंने, इस वाले पार्ट को बनाया मैंने थीटा। अब बच्चों मैं इसके कंपोनेंट कर देता हूँ। ये थीटा वाली डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो जाएगा इट इज़ टी कॉस थीटा, और इस वाली डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो जाएगा इट इज़ टी साइन थीटा। और ये दूसरा स्फीयर भी अगर मैं बना लेता हूँ,
है ना, तो इसके ऊपर भी सेम सिचुएशन है, अंडरस्टैंड। और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बच्चों x है, तो इसके ऊपर है जो एक कूलाम फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगेगा, बिकॉज बोथ आर चार्ज स्फीयर एंड देयर चार्ज इज लीकिंग एट कांस्टेंट रेट, अंडरस्टैंड, automatically leaking in some way. अंडरस्टैंड। अब बच्चों जो ये फोर्स हो जाएगा कूलाम फोर्स F इक्वस टू के, दोनों आइडेंटिकली चार्ज हैं, इसके ऊपर चार्ज Q है, इसके ऊपर चार्ज Q है, इसी टाइप से इसके ऊपर चार्ज Q है, 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 अंडरस्टैंड। और ये चार्ज है जो लीक हो रहा है, अंडरस्टैंड, ये लीक हो रहा है, तो लेट है जो मैं इसको लेता हूँ Q डैश, इसको इनिशियली मैं Q नॉट ले लेता हूँ और इसको मैं Q ले लेता हूँ, अंडरस्टैंड। ये और ये एक ही टाइम t इक्वस टू टी के ऊपर है, इसी फिगर को मैंने जो एनलार्ज किया है, ये t इक्वस टू 0 पे फिगर बच्चों, इनिशियल चार्ज उनका Q नॉट था, फिर बाद में चार्ज कांस्टेंट रेट से लीक हो रहा दोनों स्फीयर्स से, तो बच्चों दोनों पे चार्ज कम हो रहा, तो उनके बीच में रिपल्शन भी कम होगा, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, और दोनों इनिशियली है जो इक्वल चार्जेस से वो चार्ज थे, अंडरस्टैंड। तो t इक्वस टू टी पे उनका चार्ज Q नॉट डिक्रीज होके Q रह गया बच्चों, अंडरस्टैंड, बिकॉज इट इज द चार्ज इज लीकिंग विद कांस्टेंट रेट फॉर बोथ द स्फीयर्स, अंडरस्टैंड। अब है जो बच्चों इसके इक्विलिब्रियम के लिए फॉर इक्विलिब्रियम अंडरस्टैंड एट t इक्वस टू टी, एट t इक्वस टू टी, ठीक है बच्चों। t ये v स्पीड से जो दोनों ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन है जो किसी मोमेंट के ऊपर ये जो इक्विलिब्रियम में एक मोमेंटरीली इक्विलिब्रियम उनके बीच में होगा, अंडरस्टैंड, तो मोमेंटरीली इक्विलिब्रियम होगा बच्चों, और ये कांस्टेंट स्पीड v से चल रहे हैं, इसका मतलब उनके बीच में फोर्स जो है, इनके बीच में जो फोर्स है वो कांस्टेंट बना हुआ है बच्चों, अंडरस्टैंड, फोर्स कांस्टेंट बना हुआ है। तो फॉर इक्विलिब्रियम t इक्वस टू टी, तो अब ये t cos थीटा इट इज काउंटर बैलेंस्ड बाय mg, ये बच्चों mg होगा, w इक्वस टू mg, w इक्वस टू ये हो जाएगा बच्चों mg। अब t cos थीटा काउंटर बैलेंस हो जाएगा mg से, एंड t साइन थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, वेयर x इज द डिस्टेंस, इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्फीयर्स, अंडरस्टैंड। t cos थीटा इज काउंटर बैलेंस्ड बाय mg एंड t साइन थीटा इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, अंडरस्टैंड। अब है जो इक्वेशन 2 को डिवाइड करो, तो इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से, तो वो आ जाएगा टेंजेंट थीटा दैट इज KQ स्क्वायर x स्क्वायर mg, तो Q स्क्वायर आ जाएगा बच्चों x स्क्वायर mg टेंजेंट थीटा अपॉन k, ये जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया है, अंडरस्टैंड। अब बच्चों हम क्या करते हैं, का टेंजेंट थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा, यहाँ से इस वाले फिगर से यहीं से ही ले लें मैं, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू इस वाले ट्राइंगल से परपेंडिकुलर दैट इज x/2, क्योंकि ये होल डिस्टेंस x है, तो इट मीन्स इट इज x/2, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर दैट इज x/2 और डिवाइडेड परपेंडिकुलर टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस हो गया बच्चों L स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेस बच्चों, बेस हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस x/2 का स्क्वायर और उसका रूट, अंडरस्टैंड। अब है जो सिंस L है जो बच्चों
वेरी वेरी ग्रेटर देन डी था, तो डी वो इनिशियल सेपरेशन था टी इक्वल टू 0 का, उसके बाद तो वो बहुत क्लोज आ गए। तो उस कंडीशन के अंदर है जो वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स भी लिख सकते हो, एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, या यूं डायरेक्ट लिखो तो आप इम्प्लाइज एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स भी होगा, क्योंकि एक्स तो है जो डी से भी स्मॉल है बच्चों। तो एल इज वेरी ग्रेटर देन एक्स इम्प्लाइज है जो एक्स स्क्वायर बाई 4 को आप है जो नेगलेक्ट कर सकते हो एल स्क्वायर की टर्म में, अंडरस्टैंड। तो इम्प्लाइज यहाँ से आ जाएगा बच्चों टेंजेंट थीटा इक्वस टू एक्स, और ये वाला तो नेगलेक्ट हो जाएगा, इसको आप है जो हटा दें यहाँ से, तो यहाँ एल रह जाएगा, तो एक्स अपॉन 2l, अंडरस्टैंड। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ बच्चों। अब मैं जो इसको रिमूव कर देता हूँ, क्यू स्क्वायर इक्वस टू एक्स स्क्वायर एम जी टेंजेंट थीटा की जगह एक्स अपॉन 2l एंड के की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ बच्चों। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स्ट्रा लिख देता हूँ मैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंडरस्टैंड। क्योंकि के मैंने यहाँ डी क्यू बाई डी टी है जो माइनस के ले रखा है बच्चों मैंने, और के वहाँ है जो कांस्टेंट है आपके लिए, जो कि वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, अंडरस्टैंड। अब ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर एक्स क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, और आप इसको अगर काट दें 2 से तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी एंड एल, अंडरस्टैंड। अब बच्चों 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी एल ये सब कांस्टेंट है, तो क्यू स्क्वायर जो है बच्चों, अच्छा यहाँ क्यूब हो चुका है, एक्स स्क्वायर और एक्स दैट इज एक्स क्यूब, तो यहाँ क्यू स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट, इसको मैं के डैश ले लेता हूँ, इसको कांस्टेंट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी बाई एल, अगेन कांस्टेंट दैट इज के डैश एक्स क्यूब, अंडरस्टैंड। फिर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर ये आ जाएगा बच्चे 2q डी क्यू बाई डी टी, अंडरस्टैंड। और ये आ जाएगा के डैश एक्स क्यू की वजह 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, अंडरस्टैंड। अब और आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हैं। अब डी क्यू बाई डी टी को है जो डी क्यू बाई डी टी है जो के है, डी क्यू बाई डी टी इक्वस टू के, अंडरस्टैंड। तो ये ट्वाइस क्यू डी क्यू बाई डी टी, तो ये हो जाएगा बच्चों ट्वाइस क्यू, और डी क्यू बाई डी टी है जो आपके पास हो गया माइनस के, और ये हो गया 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, इसकी स्पीड हो गई बच्चों, इस स्फीयर की स्पीड, अंडरस्टैंड। तो ये हो जाएगा v 3x स्क्वायर v, और ये आ गया आपके पास के डैश, अंडरस्टैंड। हाँ, या अब बच्चों है जो ये हो गया आपके पास q, हाँ अब है जो q की वैल्यू आप यहाँ से उठा सकते हैं बच्चों, q की वैल्यू है जो आप उठा सकते हैं q इक्वस टू के डैश एक्स एस टू द पावर, सॉरी q की वैल्यू है जो आप इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा रूट के डैश एक्स क्यूब, और q इक्वस टू के डैश का रूट एंड मल्टीप्लाई के अंदर एक्स एस टू द पावर 3/2, अंडरस्टैंड। इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा ट्वाइस रूट के डैश एक्स एस टू द पावर 3/2 एंड माइनस के इक्वस टू 3x स्क्वायर v एंड के डैश, एक्स एस हुआ क्यों के डैश एक्स एस हुआ 3/2 और माइनस के 3x स्क्वायर v के डैश, अंडरस्टैंड, ये के डैश, ठीक है।
अब बच्चों ये जो इसको सॉल्व करना है, अब ये टर्म भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो कुल मिला के जो v जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स एस हुआ 3/2 अपॉन और -2, ये x² अपॉन में आ जाएगा, तो v इज प्रोपोर्शनल टू एक्स एस टू द पावर -½ आ रहा है बच्चों इससे। अंडरस्टैंड, क्योंकि ये जो ये k डैश कॉन्स्टेंट, 2 कांस्टेंट, -k कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, ठीक है ना, ये k डैश अगेन कांस्टेंट, तो इट मीन एक्स एस हुआ, ये x² है तो ये स्क्वायर ऊपर चला गया, तो एक्स एस हुआ 3/2 -2, और ये प्रोपोर्शनल वाला साइन आ जाएगा बाय मैथ्स। अंडरस्टैंड, तो v इज प्रोपोर्शनल टू एक्स एस टू द पावर -½ आ रहा बच्चों, ठीक है ना। ये सब कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट्स है तो इनको आप जो कॉन्स्टेंट है तो इनको आप यही रहने दो एज इट इज़। तो इसका मतलब एक्स एस हुआ 3/2 अपॉन एक्स की पावर 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v हो जाएगा, ठीक है ना, मैथ्स के हिसाब से, और इस हिसाब से v इज प्रोपोर्शनल टू एक्स एस टू द पावर -½ आ जाएगा बच्चों। अंडरस्टैंड, ये आपको समझ में आया होगा। इस टर्म को आपको सॉल्व करना है, और अगर आपको प्रिसाइजली सॉल्व करना है तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। टू k डैश -k एक्स एस हुआ 3/2 अपॉन में ये आ गया तो -2 और अपॉन 3k डैश, 3k डैश, और इधर आ गया v। अंडरस्टैंड, इसके बाद है जो v जो है वो प्रोपोर्शनल टू एक्स एस टू द पावर -½ अंडरस्टैंड, ये क्योंकि ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो v इज प्रोपोर्शनल टू एक्स एस टू द पावर -½ ये बच्चों ये जो क्वेश्चन है जो इस टाइप से सॉल्व होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। क्वेश्चन 2, गिवन ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है बच्चों, अंडरस्टैंड, और है जो उसका सेंटर जो है वो इस ओरिजिन से है जो डिस्प्लेस्ड बाय, यानी उसकी लोकेशन जो है वो वेक्टर डी से है, और इसके ऊपर है जो इसके होल वॉल्यूम के अंदर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ये होल वॉल्यूम के अंदर है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ऑल ओवर द वॉल्यूम, और उसकी -ρ है जो कूलाम पर मीटर क्यूब है जो उसके अंदर है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डेंसिटी, या -ρ कूलाम पर मीटर क्यूब, और ये स्फीयर है जो बच्चों नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग। अंडरस्टैंड, अब बच्चों एक पॉइंट ले रहा हूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ले लेता हूं मैं P पॉइंट, अंडरस्टैंड, और इस P पॉइंट का है जो पोजीशन वेक्टर जो है वो वेक्टर R है, अंडरस्टैंड, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R है, तो यहाँ फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी है, फाइंड फील्ड इंटेंसिटी इन द गिवन टर्म्स, जो दे रखा है उस टर्म्स के अंदर है जो आपको फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। गिवन टर्म्स जैसे आपको डी दे रखा है, आर दे रखा है, रो दे रखा, -ρ दे रखा है, इस टर्म्स के अंदर है जो आपको फील्ड इंटेंसिटी है जो फाइंड करनी है, फाइंड फील्ड इंटेंसिटी, और ये कहाँ फाइंड करनी है, एट पी इन द गिवन टर्म्स, इस पी पॉइंट पर फाइंड करनी है। अंडरस्टैंड, क्वेश्चन समझ में आया बच्चों कि ये इसका सेंटर है, सेंटर सी, अंडरस्टैंड, ये सेंटर है बच्चों, इट इज द सेंटर ऑफ द
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और उसके अंदर और वॉल्यूम के अंदर है जो बच्चों रो कूलम पर मीटर क्यूब माइनस रो कूलम पर मीटर क्यूब का चार्ज, यानी चार्ज डेंसिटी है जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वो नेगेटिव टाइप की है, और उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है बच्चों वेक्टर डी। इट्स सेंटर इज डिस्प्लेस्ड बाय वेक्टर डी, इट मीन्स उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर डी है, और ये पी पॉइंट इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर है, या फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है बच्चों। अब बच्चों सबसे पहले आई वांट टू रिकॉल यू, मैं आपको ये जो रिकॉल करा रहा हूँ, अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो बच्चों, अंडरस्टैंड, और उसका पी इंटीरियर पॉइंट हो, और उसकी डिस्टेंस यहाँ से अगर आर हो बच्चों सेंटर से, और इस पे चार्ज डेंसिटी है जो बच्चों रो कूलम पर मीटर क्यूब हो, तो इस इंटीरियर पॉइंट के ऊपर फॉर इंटीरियर पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी गिवन बाय ई इक्वल्स टू रो अपॉन थ्राइस एप्सिलॉन नॉट वेक्टर आर, जहाँ वेक्टर आर की डायरेक्शन बच्चों ये डायरेक्शन है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, अंडरस्टैंड, इट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। ये होता है बच्चों, हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं इजीली, हालांकि ये कहे एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन कंपटीशन के अंदर है कि इंटीरियर पॉइंट के ऊपर अगर यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी हो, तो आप इंटीरियर पॉइंट के ऊपर जिसका पोजीशन वेक्टर सेंटर से जिसकी पोजीशन है जो सेंटर के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर हो, वहाँ दिया जाता है इस फॉर्मूले से, अंडरस्टैंड। तो बच्चों मैं इस थ्योरी को काम में लेते हुए, लेट है जो ये इसका सेंटर है, तो इसका इस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है इस सेंटर के रेस्पेक्ट में जो है उसको मैं आर डैश ले लेता हूँ बच्चों, वेक्टर आर डैश, और ये जो वो वेक्टर आर डैश की डायरेक्शन है, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर डैश, यानी आर डैश कैप है ये, अंडरस्टैंड। तो इस थ्योरी को काम में लेते हुए मैं लिख सकता हूँ वी कैन राइट वेक्टर ई इक्वल्स टू माइनस रो, क्योंकि ये जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी अगर हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो उस कंडीशन में रो भी पॉजिटिव, लेकिन हमारे यहाँ तो नेगेटिव है, तो बच्चों मैंने माइनस रो लगा दिया, यहाँ रो पॉजिटिव था, अंडरस्टैंड, और यहाँ है जो रो क्या है नेगेटिव टाइप की, वो नेगेटिव टाइप की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, अंडरस्टैंड, और ये हो गया 3 एप्सिलॉन नॉट, और इसको है जो चूंकि ये वेक्टर आर उस पॉइंट का है जो सेंटर के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ सेंटर के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर आर डैश है, तो मैं यहाँ आर डैश लगाऊंगा, अंडरस्टैंड। अब बच्चों मैं ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर रहा हूँ इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर बच्चों ये वाला एरो और ये वाला एरो सेम सेंस में ड्रॉ होना है, ये ऐसे और ये ऐसे, और ये जो इनिशियल से फाइनल की ओर एरो जा रहा है, इसका मतलब इस ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ अप्लाई करने पर वेक्टर आर जो है वो हो जाएगा वेक्टर डी प्लस वेक्टर आर डैश। क्यों? क्योंकि ये आपका है जो वेक्टर डी है ये आपका है वेक्टर आर डैश, तो इस ट्राइंगल के अंदर ये जो कॉन्जिक्यूटिव टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, ये सेम ऑर्डर की साइड्स हैं, तो देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। इसका ऑर्डर चल रहा है ऐसे और इनका ऑर्डर चल रहा है बच्चों ऐसे, ये मतलब इस सेंस में ऐसे और ऐसे, और ये इस सेंस में चल रहा है, ये अपोजिट ऑर्डर, तो आर डैश हो जाएगा बच्चों वेक्टर आर माइनस वेक्टर डी। तो फिर है जो मैं यहाँ पुट कर दूंगा वेक्टर ई इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, आर डैश की जगह मैं लिख दूंगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर डी, अंडरस्टैंड। ये आपका है जो एक्सप्रेशन रहेगा, इस माइनस को अगर आप है जो इसमें यूज़ कर लेते हो तो रो अपॉन थ्राइस एप्सिलॉन नॉट, ये वेक्टर डी माइनस वेक्टर आर आ जाएगा, अंडरस्टैंड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो केवल मेमोरी बेस्ड है, आपको अगर ये रिजल्ट पता है तो आप है जो इसके ऊपर जा सकते हैं, और ये गिवन टर्म डी आर है ना, वेक्टर डी दिया हुआ था, वेक्टर आर दिया हुआ था, और है जो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई थी, उसकी टर्म के अंदर है जो मैंने ये आंसर लिखा है, ठीक है ना। अब इसके ऑप्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन आज जो मैंने डायरेक्ट है जो इसका सॉल्व करने का तरीका बताया। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3, हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 गिवन 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स, मेटालिक शेल्स। इसकी रेडियस है जो बच्चों आर है। इसके बाद है जो ये एक और है जो मेटालिक शेल है, इसकी रेडियस है जो बच्चों 2r है। और एक और मेटालिक शेल, इसकी रेडियस है जो बच्चों 4r है। ये स्फीयर A है, ये स्फीयर कॉन्सेंट्रिक शेल मेटालिक है BC, ABC ऑल आर मेटालिक, ऑल मेटालिक। अब स्फीयर B को है जो बच्चों Q चार्ज गिवन है। हाँ, ये Q चार्ज है जो इसको दे रखा है बच्चों, इसको स्फीयर B हैज कैपिटल Q चार्ज। स्फीयर B के ऊपर कैपिटल Q चार्ज है। और इसके बाद बच्चों A एंड C शॉर्टेड, देन A एंड C शॉर्टेड। A एंड C को है जो शॉर्टेड कर रहे हो आप, शॉर्टेड कर रहे हो मतलब देयर इज ए कनेक्शन, कनेक्टिविटी बिटवीन A एंड C। तो बच्चों ये A है और ये C है, ठीक है ना। देन A एंड C शॉर्टेड। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने बच्चों आपको। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 का A, अंडरस्टैंड। फर्स्ट, व्हाट इज द चार्ज, what is charge of sphere A, charge of shell है, charge on shell है, shell A। शेल ए के ऊपर आपको चार्ज फाइंड करना है। मैं आपको एक बार और सिचुएशन रिपीट कर देता हूँ। ये है जो स्फीयर, ये कॉन्सेंट्रिक मेटालिक शेल्स है, कॉन्सेंट्रिक मेटालिक शेल का कॉमन सेंटर O है बच्चों, अंडरस्टैंड। इसकी रेडियस r है, इस वाले की 2r है, इस वाले की 4r है। इसके बाद है जो ध्यान रखना कि इस वाले B स्फीयर को, इट इज़ द B स्फीयर, उसको Q चार्ज दिया गया है, यानी जिसकी रेडियस 2r है उसको Q चार्ज दिया गया। इसके बाद A और C को शॉर्टेड कर दिया, शॉर्टेड कर दिया मतलब एक है जो कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, अंडरस्टैंड। अब उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है जो पूछे जा रहे हैं। व्हाट इज चार्ज ऑन शेल A, A के शेल के ऊपर है जो चार्ज कितना होगा बच्चों। तो सबसे पहले है जो ध्यान रखना कि चूंकि A और C को जो आपने शॉर्ट कर दिया है, A और C को टच कर दिया है आपने, तो A और C का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। सिंस A एंड C आर शॉर्टेड implies VA इक्वल्स टू VC, अंडरस्टैंड। अब बच्चों लेट है जो इसके ऊपर चार्ज है QA, इसके ऊपर चार्ज है जो QA आ जाता है, और इसके इस वाले स्फीयर के ऊपर चार्ज आ जाता है QC, अंडरस्टैंड। इसके ऊपर है जो Q है एंड सी है, मैं यहाँ ये भी लिख देता हूँ, लेट चार्ज डेवलप्ड ऑन A इक्वल्स टू QA एंड ऑन B, ऑन C इट इज QC। आपने इसको और इसको शॉर्टेड कर दिया तो लेट है जो उनके ऊपर चार्ज है जो इंड्यूस हो गया। हालांकि ये जो इनिशियली इन दोनों के ऊपर चार्ज नहीं था, लेकिन इस वाली सरफेस के ऊपर और इस QC के ऊपर चार्ज है जो आया है वो इनको शॉर्ट करने की वजह से QC आया, सच दैट VA इक्वल टू VC कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अंडरस्टैंड। नाउ VA, तो VA बच्चों है जो इस स्फीयर का जो पोटेंशियल है, एक तो इस QA चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल होगा, वो हो जाएगा KQA अपॉन R, इट इज़ ड्यू टू इट्स ऑन चार्ज, अंडरस्टैंड। इसके बाद बच्चों है जो ये वाला जो शेल है, इस मेटालिक शेल के जो अंदर है, इसके अंदर है बच्चों इंटीरियर में, तो इसके ऊपर जितना पोटेंशियल होता है सरफेस पे होता है, उसके इंटीरियर पॉइंट पे भी बच्चों उतना ही पोटेंशियल होता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, अंडरस्टैंड, कि किसी कंडक्टर का पोटेंशियल थ्रू आउट उसके ऑल ओवर द वॉल्यूम सेम रहता है। तो चूंकि इसके ऊपर चार्ज है तो इसका पोटेंशियल है, तो बच्चों इसके हर पॉइंट के ऊपर भी उतना ही पोटेंशियल होगा जो इसकी सरफेस पे है। और हमारा ये वाला जो इनर
शेल जो है वो इसके अंदर है बच्चों, तो उसका पोटेंशियल है जो इसके पोटेंशियल के बराबर इंक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों इस क्यू चार्ज के कारण भी इसका पोटेंशियल होगा, है ना। तो क्यू चार्ज के कारण इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल अंदर भी होता है। तो सरफेस पे कितना है, KQ/2R पोटेंशियल है, KQ/2R है जो इसकी सरफेस पे पोटेंशियल है। तो इतना ही पोटेंशियल है जो इसके हर इंटीरियर पॉइंट पे बढ़ेगा, तो इसके ऊपर भी बढ़ जाएगा। अंडरस्टैंड। और इसके ऊपर है जो बच्चों चार्ज है जो सेम थ्योरी से, चूंकि इस कंडक्टिंग शेल के अंदर है ये वाला, तो इसके ऊपर है जो सरफेस के ऊपर जितना चार्ज जितना पोटेंशियल है KQC/4R, उतना का उतना ही इसके ऊपर भी इंक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब बात करें VC की, है ना, C वाले के ऊपर VC की, तो C वाले के ऊपर पोटेंशियल। तो बच्चों है जो ये वाला चार्ज है जो इस वाले शेल के ऊपर है जो A शेल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चूंकि ये ध्यान रखना कि ये इसके आउटर में बना हुआ है, इस शेल के आउटर में जो ये C स्फीयर बना हुआ है, तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जो कि A पे है, इट बिहेव्स एज इफ इट इज सेंटर्ड एट O। ये वाला चार्ज कैसे बिहेव करेगा, इस वाले स्फीयर के अंदर होने के कारण कि जैसे ये जो इसके सेंटर पे पड़ा हुआ हो, ये वाला चार्ज है जो कहाँ पड़ा हुआ हो, यहाँ पड़ा हुआ हो, तो फिर इस QA चार्ज को यहाँ मान लिया जाएगा। तो इसके कारण है जो C शेल के ऊपर है जो पोटेंशियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा QA अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दैट इज 4R। अंडरस्टैंड। इसी टाइप से है जो ये Q चार्ज भी है जो यहाँ मान लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये शेल इसके आउटर में है। अंडरस्टैंड। तो आउटर में होने से ये पूरा चार्ज, ये जो कैपिटल Q इसको भी इस सेंटर के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड मान लिया जाएगा। तो इसके कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो हो जाएगा KQ/4R। अंडरस्टैंड। और इसके ऑन चार्ज के कारण जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा KQC/4R। अब ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी बच्चों। अंडरस्टैंड। अब आप है जो K/R को बाहर निकाल लें बच्चों, K/R को है जो कॉमन ले लें। अंडरस्टैंड। तो ये QA हो जाएगा, ये जो Q/2 हो जाएगा। अंडरस्टैंड। इसी टाइप से यहाँ K/R को है जो आप कॉमन ले लें, यहाँ हो जाएगा QA/4, और यहाँ K/R ये हो जाएगा Q/4। अंडरस्टैंड। K/R से K/R कैंसिल। हाँ, अब बच्चों ये QA माइनस QA/4 और ये Q/4 माइनस Q/2। अंडरस्टैंड। ये हो जाएगा 3QA/4 और ये हो जाएगा बच्चों माइनस Q/4। 4 से 4 कैंसिल, एम्प्लाइज QA इक्वस टू हो जाएगा माइनस Q/3। QA क्या हो जाएगा, माइनस Q/3। तो व्हाट इज चार्ज ऑन शेल A, उसका आंसर है बच्चों माइनस Q/3। अंडरस्टैंड। अब है जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज चार्ज ऑन C। व्हाट इज चार्ज ऑन C, C के ऊपर कितना चार्ज है। तो बच्चों इनिशियली है जो बच्चों ये अनचार्ज था और ये भी अनचार्ज था। अब इसके ऊपर चार्ज है, यानी इनिशियल टोटल चार्ज जो है QA प्लस QC वो 0 है। ठीक है ना, इनिशियल चार्ज तो उनका 0 है। तो चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल से फिर QA प्लस QC वो भी 0 होना चाहिए, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना, यहाँ माइनस चार्ज हुआ है तो सर्टेनली जो इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग इधर से इधर हुई है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इनिशियल चार्ज है जो इन दोनों का मिला के 0 था, और बाद में QA प्लस QC वो भी 0 ही रहेगा चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल से। किससे, फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन। तो इम्प्लाइज QC जो है वो हो जाएगा बच्चों माइनस QA। QC जो है वो हो जाएगा माइनस QA, यानी ये हो जाएगा माइनस Q/3 दैट इज प्लस Q/3। वो हो जाएगा चार्ज ऑन C हो जाएगा प्लस Q/3। तो बच्चों में डाटा है जो साइड में लिख लेता हूँ। QA इक्वस टू हो गया माइनस Q/3 और QC जो हो गया
वो हो गया +q/3। और अब मैं इनको हटा देता हूँ। कुछ और क्वेश्चन भी है जो इनके ऊपर बेस्ड है, उनको भी हम क्लियर कर लेते हैं। What is potential of A? थर्ड क्वेश्चन सी, पोटेंशियल ऑफ ए। तो बच्चों VA जो होगा ऑन चार्ज के कारण, इसके ऊपर चार्ज है बच्चों -q/3 और इसकी रेडियस ये है। इसके कारण पोटेंशियल हो जाएगा KQ/2R और इसके कारण पोटेंशियल हो जाएगा K, इसके ऊपर चार्ज है C वाले के ऊपर q/3 तो ये हो जाएगा 4R। अंडरस्टैंड। अब बच्चों KQ/R को मैं अगेन कॉमन ले रहा हूँ, तो KQ/R यानी यह -1/3 या 1/2, KQ/R तो 1/12। अंडरस्टैंड। फिर है जो KQ/R 12 LCM ले लिया मैंने, -4 + 6 + 1। यहाँ हो गया बच्चों KQ/R 7 4 3 तो 1/4 बच रहा बच्चों। अब K जो है वो 1/4πε0 है बच्चों, और ये R हो गया और ये Q हो गया और इंटू 1/12 हो गया, तो ये हो गया Q 48πε0 R। अंडरस्टैंड। इसको एक बार और चेक कर लेता हूँ, KQ/R और इसके KQA/R, QA -q/3 था, ठीक है। इसके बाद KQ/2R, ठीक है। इसके बाद KQ/3 4R। अंडरस्टैंड। KQ/R को कॉमन लिया, ये 1/2, KQ/-1/3 और इट इज़ 1/12। ओके, 12 4 -4 + 6 + 1 7 7 4 3 से इसे कटा 4 आया, इट इज एक्यूरेट। इट इज पोटेंशियल ऑफ स्फीयर A। अंडरस्टैंड। पोटेंशियल ऑफ B, पोटेंशियल ऑफ B फाइंड करें बच्चों। तो पोटेंशियल ऑफ B फाइंड करें बच्चों, तो VB, एक तो ये वाला चार्ज ऐसे बिहेव करेगा क्योंकि ये इसके लिए आउटर शेल है, तो ये चार्ज ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि इसके सेंटर पर हो, तो ये हो जाएगा बच्चों QA भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अंडरस्टैंड। क्योंकि ये चार्ज अभी सेंटर में मान लिया जाएगा तो इस शेल के ऊपर है, जो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो जाता है वो 2R हो जाता है। अंडरस्टैंड। और ऑन चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल हो जाएगा KQ/2R, और इसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल अंदर भी है, तो इसके ऊपर भी इतना ही हो जाएगा। तो इसकी सरफेस पे कितना है, KQC/4R। अंडरस्टैंड। अब QA की वैल्यू है जो पुट कर देता हूँ बच्चों, QA जो -q/3 था बच्चों, -q/3 इट इज़ 2R। ये हो जाएगा KQ/2R ही रहेगा, और QC है जो KQ/3 और ये 4R हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब KQ/ है जो R को यहाँ भी कॉमन ले लेता हूँ मैं, KQ/R, ये हो जाएगा -1/6 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/12। अब है जो KQ/R और यहाँ है जो बच्चों 12, तो -2 + 6 + 1 7 - 2 दैट इज 5।
ये वी बी है बच्चों, मैं इधर कर देता हूँ, वी बी इक्वस टू 5KQ/12R। अब 5Q और K की वैल्यू है जो 4πε0 अब पुट कर देता हूँ और इंटू 12R, ये तो 5Q/48πε0R, it is the potential of sphere B. Understand? It is the potential of sphere B. इसके बाद बच्चों है जो एक और क्वेश्चन बना लेते हैं हम। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। D. What is charge induced on outer surface of C? On outer surface of C, कि C की आउटर सरफेस पे जो कितना चार्ज है जो इंड्यूस होता है। अंडरस्टैंड? तो अब देखो बच्चों, इसके ऊपर है जो -Q/3 चार्ज इंड्यूस हुआ है ना, ये माइनस, इसके ऊपर इंड्यूस हुआ -Q/3, तो यहां इंड्यूस होगा बच्चों +Q/3। जस्ट है जो अपोजिट फेस के ऊपर है जो चार्ज इंड्यूस हो जाएगा यहां हो जाएगा +Q/3। तो फिर यहां रह जाएगा बच्चों +Q/3 है, तो यहां -Q/3 है जो ये यहां रहेगा बच्चों, है ना, ये माइनस है तो प्लस। अंडरस्टैंड? ये +Q/3 तो यहाँ -Q/3, तो यहाँ पहले +Q चार्ज पहले ही था, तो Q-Q/3 यानी 2Q/3 है जो चार्ज यहाँ रह जाएगा बच्चों। ये वाला चार्ज जो है उसके बाद ये वाला चार्ज जो है वो 2Q/3 रह जाएगा। अंडरस्टैंड? ये माइनस है तो यहाँ प्लस इंड्यूस हो जाएगा। अंडरस्टैंड? यानी Q चार्ज में से +Q/3 इधर आ जाएगा, तो 2Q/3 इस आउटर पर रह जाएगा, मतलब उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कैपिटल Q था, तो यहाँ +Q/3 उसमें से Q में से +Q/3 चार्ज इस वाली सरफेस पे होगा, रिमेनिंग चार्ज जो है वो 2Q/3 यहाँ रहेगा। और जो ये मेटेलिक शेल है तो उसके अंदर इंटीरियर पॉइंट्स जो होते हैं उसकी बाउंड्री के अंदर, जैसे ये शेल होता है बच्चों, तो शेल की कोई ना कोई वॉल तो होती है ना बच्चों, तो इट इज़ द वॉल, है ना। तो वॉल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक वॉल के अंदर पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे यहाँ P पॉइंट, तो EP तो है जो 0 होती है, तो इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं रहता, बाहर ही रहता है। तो अंदर की ओर है जो बता रहा हूँ मैं आपको कि ये +Q/3 रहेगा और यहाँ है जो रहेगा +2Q/3। कितना रहेगा? +2Q/3। अब यहाँ 2Q/3 रहेगा तो यहाँ जो -2Q/3 इंड्यूस होगा इंटीरियर के ऊपर। ये हो जाएगा -2Q/3 तो बच्चों यहाँ है जो +2Q/3 और QC है जो ऑलरेडी इसके ऊपर था, QC वो Q/3 था, तो Q/3 + 2Q/3, तो ये बच्चों है जो Q रह जाएगा। इसका मतलब QC बराबर ये वाला जो चार्ज है ना यहाँ वो पॉजिटिव +Q रहेगा बच्चों। यहाँ रहेगा +Q, ये वाला चार्ज है +Q। तो ऑन आउटर सरफेस ऑफ C वो हो जाएगा बच्चों +Q। इनर सरफेस के ऊपर है जो -2Q/3, इसकी आउटर सरफेस पे +2Q/3, इसकी इनर सरफेस पे +Q/3, इसके आउटर पे -Q/3। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रहता बच्चों, क्योंकि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। आप मेरा प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर का वीडियो है जो चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन बच्चों और भी थे, लेकिन जो चूंकि वीडियो है जो लंबा होता जा रहा है
तो फिर मैं इसको यहीं है जो स्टॉप करता हूँ। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट मैं रखूँगा वो आने वाले जो वीडियोज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।